Sneha, are you there? Yes, ma'am. Okay, welcome. Okay, beta. Thank you, ma'am. Right. So here is the screen. हाँ जी, दिख रहा है आप सभी को? What दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. क्या दिखाई Yes, दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. लिखा दिख रहा है? क्या लिखा दिख रहा है? Reproduction in Organisms, Chapter 1. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। हम इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के एनिमल्स के अंदर कर रहे थे, है ना? आज हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा होमवर्क दिया था, तो याद करके आए हो ये? Yes, You, ma'am. ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. याद करके आया है तो बेटा बता फिर। लाइफ स्पैन ऑफ अ रोज इज, कितना होता है रोज का लाइफ स्पैन? 5 to 7 years. Ma'am, 5 से 7 years. हाँ, और एलिफेंट का? 50 to 70 years. हाँ, तो देखो एलिफेंट और रोज पास पास पड़े हैं, तो कितने इजी आसान हो गया याद करना। 50 से 70 ईयर इसका है, 0 ड्रॉप कर दे, 5 to 7 ईयर रोज का होता है। ठीक है जी। बनाना ट्री का, केले के पेड़ का कितना होता है? 2 to 400. 3 years. हाँ, और बनियान ट्री का कितना होता है? 200 plus years. Yes. 400 प्लस ईयर्स, है ना? कितना सारा हो सकता है, राइट? अब देखो, एक क्रो और पैरट देखने में बिल्कुल सेम से है ना साइज में, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स और एक पैरट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। तो कितना फर्क है। अब आपको ये फ्रूट फ्लाई लिखी दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रूट फ्लाई का Yes, एक ma'am. और नाम होता है, इसका साइंटिफिक नेम Drosophila. ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। मिलेनोगेस्टर। इसको फ्रूट फ्लाई क्यों बुलाते हैं? साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करो। Fruit पे बैठ. हाँ, फ्रूट्स पे बैठती है। जैसे आप बनाना खाओ, आधा खा के ऐसे रख दो, थोड़ी देर में इसके ऊपर भिन्न बनाती हुई मिलेनोगेस्टर दिख जाएगी आपको। ढंग से दिखाई नहीं देती है, ये इतनी छोटी होती है। तो ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि एनसीईआरटी मेंशन कर रही है? क्योंकि ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए, उसको पूरा स्टडी कर रखा है साइंटिस्ट ने। उसको पता है कौन सा जीन क्या कोड करता है। तो ये रिसर्च में बहुत यूज होता है, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? 2 weeks. 2 weeks. यस, ठीक है जी, गुड। थोड़ा थोड़ा याद है तुमको, है ना? चलो आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yo, ma'am. चलो Sir. सर, और रोज जानबूझ के तुम मुझे सर बुलाते हो, शैतानो, नालायको। ये बताओ, ये होमवर्क किसको दिया था? माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस का फर्क बताने के लिए किसका था होमवर्क? देखो भाई, दो तरीके हैं। या मैं तुमको होमवर्क दूं, फिर मैं उसका नाम लिख लूं, फिर मैं उसको क्लास में पूछूं। जिस दिन वो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, फिर वो क्लास नहीं आएगा, और जिस दिन वो होमवर्क करेगा वो मुश्किल से क्लास आ जाएगा और मैं होमवर्क पूछना भूल जाऊंगी। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है, मैं तुमको होमवर्क दूं, तुम होमवर्क करके आओ, और अगर तुम ना करके आओ तो तुम बता दो कि भाई नहीं करके आए हैं, ठीक है जी, अगली बार करके आएंगे, तो मुझे पता चले। तो बताओ कौन सा तरीके से बनना है, कि मैं नाम नोट नोट करके देखूं या तुम सिंसियरिटी दिखा दोगे? बेटा माइक बंद कर ले। I'm second option. जानवी, Sincerity दिखा. सिंसियरिटी दिखाएंगे? तो फिर बता दो किसको होमवर्क दिया था भाई? जानवी को दिया था? अरे जानवी, तुम्हें दिया था क्या? No, ma'am. नहीं, किसको दिया था नहीं बताना? Ma'am, याद नहीं है. याद नहीं है? जिसको दिया था उसको भी याद नहीं है? उसको तो लिखवाया था ना। मैम गुंजन को। गुंजन, बोलती क्यों नहीं भाई? क्योंकि गुंजन क्लास में नहीं है। तो एक बात बताओ, कौन ये इंडिविजुअली जिसको लगता है कि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज है, भाई इससे नीट निकल सकता है हमारा? कोई है ऐसा बच्चा जिसको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैं खुद से करना चाहता हूँ ताकि मेरा रैंक आए? तो कोई है जो होमवर्क लेना चाहेगा? ठीक है जी। तो हर्षी का हाथ गलती से पहले खड़ा हुआ है, बाकी बहुत सारे बच्चों का आया, ये देख के मुझे अच्छा लगा। हिमानी, सात्विक, वरुण, किंजल, अपूर्व, साहिल, कृति, ओके सारे बच्चों का है। ठीक है जी। तो नेहा, अक्षिता, जागृति, शगुन, श्रुति, कृतिका, महक, वंशिका, वंशिका, दोनों वंशिका, सारिका, पल्लवी, अंशिका, सब जाते हैं। तो लेकिन हाथ पहले हर्ष का खड़ा हुआ था, तो हर्ष कल ये होमवर्क कराएगा? Yes, ma'am.
ठीक है बेटा, तो मैं कल बताऊंगी कि ये क्या था। आओ भाई, आइए अब यीस्ट का होमवर्क किसको दिया था? एनीवन? यीस्ट किसको दिया था पढ़ के आने के लिए? सारिका आपको दिया था? Yes, ma'am. बता बेटा, यीस्ट में क्या पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ के आइए, होमवर्क है। Yes, ma'am. चल बेटा बता, क्या पता है? Ma'am, yeast is a microscopic fungus फंगस है ये, माइक्रोस्कोपिक, ओके। and they consisting single oval cells ओके, तो ये सिंगल सेलुलर है, दैट मींस यूनिसेलुलर। शेप ओवल भी हो सकती है और भी हो सकती है वैसे। और and they reproduce by budding रिप्रोडक्शन इसमें ब्रीडिंग से होती है, बहुत सारे तरीकों से होती है। चलो आगे। and they capable of converting sugar into alcohol and carbon dioxide. यस, तो इनके यूजेस है दैट दे आर यूज्ड टू मेक अल्कोहल और ब्रेड, है ना? कैसा सेल होता है ये, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? Ma'am, eukaryotic. यूकैरियोटिक सेल है, गुड। और कुछ? No, ma'am. नो, इतना करा था? मैम क्लास रहेगी इसकी। कोई बात नहीं, क्लास नहीं करी, इतना ही करा था तूने, कोई बात नहीं। बट शी डिड द होमवर्क, तो भाई तालियां बजाओ माइक ऑन करके। वेरी गुड, गुड। तो फंगाई में कौन सी क्लास होती है सात्विक? एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स में आते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा फंगाई उसको नहीं आता होगा माइसीड्स, लेकिन चलो तुमने इतना किया, ये भी बहुत बड़ा था। तो इसी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन निकलता है इससे, अगर तुमको याद होगा, थोड़ा सा भी अगर याद है तुमको, किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो मैं अभी तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किंगडम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जाओगे ना जब, तो वहां पे सबसे पहला किंगडम मिलता है तुमको मोनीरा, और इनके बीच में कंपैरिजन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, उसके बाद प्लांटिया एनिमेलिया आता है, हम वहां नहीं जा रहे आज। मोनीरा में जो सेल्स मिलते हैं आपको वो मिलते हैं प्रोक्रियोटिक, ठीक है जी। प्रोटिस्टा के बाद सारे यूक्रियोटिक है, तो ये भी यूक्रियोटिक है, ये भी यूक्रियोटिक है। मोनीरास में आपको जो मेन मिलता है क्या बताना तुम्हें, मोनीरास है यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बनते हैं। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन जो फंजाई होते हैं ना, वो मोस्टली, ध्यान से सुनना, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक फंजाई का एग्जांपल बताओ जो यूनिसेलुलर है। Yeast. Yeast. तो एक्सेप्ट Yeast. यीस्ट, यीस्ट बहुत सारे यीस्ट होते हैं। एक एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जो अल्कोहल बनाने और ब्रेड बनाने में काम आता है। तो यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है। तो ये आएगा नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन, कंपैरिजन में आता है। और फंजाई के बारे में खास बात है कि सारे फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब किसी और पे डिपेंडेंट फूड के लिए। हाँ, अपना खाना खुद नहीं बनाते, कोई और बनाए खाना उसी से खा सकते, कभी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ठीक है जी, क्लियर? Yo-yo, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से करा तुमने। बढ़ू आगे, चले? योयो मैम। Yo-yo, ma'am. चलो बच्चे, तो होमवर्क तो हो गया हमारा डन, डन है, गुड, मजा आया। अब देखो, अब हम जा रहे हैं थर्ड प्रोसेस पे, जैसे जेमुलेशन। ठीक है सुनेहा, जेमुलेशन मींस हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं कि कैसे बिना किसी गैमीट के फ्यूजन के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म थोड़े सिंपल है। तो अब हम जा रहे हैं एनिमल किंगडम की तरफ। तो मुझे बताओ कि पॉरीफेरा कहाँ पड़ा था? एनिमल किंगडम में। Animal Kingdom. एनिमल किंगडम में पड़ा था। और एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा में एक एग्जांपल बता दो। स्पॉन्ज। sponges. ठीक है, स्पॉन्जेस, ठीक है। अब देखो, तो स्पॉन्जेस क्या है, मस्त पानी में रहते हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है स्पॉन्ज की, ठीक है, खुश था वो अपनी जिंदगी में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, जरूरी नहीं ऐसा हुआ हो, कुछ और भी हो सकता है। एक दिन उसके आसपास वोल्केनिक इरप्शन हो गई, ठीक है जी, वोल्केनो फट गया, सारा वोल्केनो का लावा तो पानी में आया, पानी का टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज हो गया ना अब। तो जो पॉरीफेरा था ना, जो मस्त जी रहा था, ये इस सबस्ट्रेटम में बैठे रहते हैं, ये इधर उधर जा नहीं सकते, सिजाइल होते हैं ना, ये एक ही जगह रहते हैं। पॉरीफेरा था, पॉरीफेरा ने देख लिया, कहता है देखो मेरी मौत तो निश्चित है, मैं तो इस प्रलय से बच नहीं सकता, लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन ना मरे,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो इस एनवायरनमेंट को सरवाइव कर जाए, और जब हालात सही होंगे तब वो नए स्पॉन्ज को जन्म दे। तो स्पोरिफेरा में स्पॉन्ज क्या करता है, कुछ स्पॉन्जेस क्या करते हैं, वो अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो ना अपने सारे सेल्स जो होते हैं ना उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। जैसे कोई दुविधा आने वाली होती है ना, हम सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, वैसे ही अपने सारे सेल्स इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह, और उनको ना एक पोटली में डाल देते हैं, पैक कर देते हैं। ऐसे दिख रहा है सबको, बना रही हूँ मैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yo-yo मैम। Yo-yo, ma'am. अब वो कहता है कि स्ट्रक्चर को ना मुझे ना और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं उसके ऊपर छोटे छोटे से बोनी से स्ट्रक्चर लगा देता हूँ जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। तो इसने इसको हार्ड बना दिया, तो इसने अपने सारे सेल इकट्ठे करके पोटली में बंद कर लिए। और स्पॉन्ज जो है वो मर जाएगा पानी की हार्श कंडीशन में, लेकिन वो जो स्पिक्यूल, वो सेल्स का जो गुच्छा है ना, वो सरवाइव कर जाएगा। तो ये जो सेल का जो गुच्छा बना है ना, इसको हम बुलाते हैं जेम्यूल। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हुआ है, दिस इज नोन एज जेम्यूल। देखो ऐसा दिखता है ये, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो देखो ये सारे के सारे अंदर जो है ना, ये गोले आपको दिख रही है, सारे इसके सेल्स हैं। और सेल्स के आसपास है कवरिंग, प्रोटेक्टिव से कवरिंग, और प्रोटेक्टिव कवरिंग में आपको ये दिख रहे हैं कांटे जैसे से, इन्हें बुलाते हैं हम स्पिक्यूल्स। तो ये इस कवरिंग को सॉलिड बना देते हैं, तो सारे सेल प्रोटेक्टिव है और सारे के सारे पॉलीफेरा के अंदर बन गए। क्लियर ये बात? Yo-yo, ma'am. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम जेम्यूल बुलाते हैं, और इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को जेम्यूलेशन कहते हैं। तो जेम्यूलेशन इज द process of formation of gemule in sponges। स्पॉन्जेस का स्पेशल फीचर है ये, नीट में पूछा जाता है सिंपली कि जेम्यूल फॉर्मेशन आपको किस में दिखती है। तो अब 4 नंबर का क्वेश्चन तो हम कर लेंगे ना? Yo-yo मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, है ma'am. ना जी? अब देखो, अब इसकी खास बात क्या है, अब इसकी खास बात क्या है, देखो मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ कि जेम्यूल क्या होते हैं, अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कुछ स्पीशीज की, स्पॉन्जेस की कुछ स्पीशीज में मिलती है, सब में नहीं। इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल, बहुत सारे जेम्यूल बनते हैं इसमें। और जेम्यूल क्या होते हैं, विच आर स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो छोटे छोटा क्लस्टर होता है ना सेल्स का इसके अंदर, दैट कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। तो बुरी एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएगा, हार्श मतलब डिफिकल्ट। जेम्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट स्पॉन्ज, तो जो पेरेंट था स्पॉन्ज, उसी ने जेम्यूल बनाया था ना, बाहर से किसी ने थोड़ी बनाया। तो पेरेंट स्पॉन्ज ने जेम्यूल बनाया, और जेम्यूल के अंदर होता क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, और ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो न्यू जेम्यूल, न्यू स्पॉन्ज को जन्म दे सकते हैं जब कंडीशन सही हो। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. ओके, अब देखो जेम्यूल की खास बात क्या है। देखो मान लो आई एम अ स्पॉन्ज, ठीक है जी, मेरे को पता है कि यहाँ पर ना टेम्परेचर बहुत अलग हो गया है, न्यूट्रिएंट सही नहीं है, तो अब मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तो मैंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर जेम्यूल बना दिए, ठीक है जी। तो अब ये जेम्यूल है मेरे पास, अब मैं, मेरी बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन ये जेम्यूल अभी भी है, अभी इधर उधर घूम रहा है पानी में, मस्त। लेकिन ये जेम्यूल घूम रहा है, ये तब तक नया स्पॉन्ज नहीं बनाएगा जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक ना हो, क्योंकि इसने अभी अगर नया स्पॉन्ज बनाया तो वो भी मर जाएगा ना। तो ये ऐसे घूमता रहेगा। तो मुझे बताओ कि ये जेम्यूल लिविंग है या डेड है? Dead. डेड है? अगर कोई डेड हो जाता है तो क्या वो दोबारा से जिंदा हो सकता है? नो मैम। No, ma'am. फिर ये डेड तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये लिविंग है तो ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? एक्चुअली एक ऐसी स्टेट में है, उस स्टेट को हम बुलाते हैं डॉर्मेंट। तुम सोते हो, यस मैम। Yo-yo, ma'am. जब हम सोते हैं, जब हम सोते हैं क्या हम मर जाते हैं या हम जिंदा होते हैं? नो मैम, जिंदा होते हैं। Zinda. जिंदा होते हैं ना। तो यही होते हैं जेम्यूल के साथ भी। जैसे जेम्यूल होता है ना, वो जिंदा होता है लेकिन सो रहा होता है। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है स्लीपिंग स्टेज, लिख लो वहां पे, स्लीपिंग स्टेज। और स्लीपिंग स्टेज से मतलब क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडीली फंक्शन स्लो हो जाते हैं ना। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना बॉडी में, वो बहुत कम होते हैं। तो जेम्यूल के अंदर बहुत कम केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये जिंदा है, ये बस डॉर्मेंट स्टेट पे है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये दोबारा से ऐसे खुलेगा, सारे सेल रिलीज होंगे और स्पॉन्जेस बन जाएंगे। क्लियर? Yo-yo, ma'am. अब क्वेश्चन है ये Yo-yo, डॉर्मेंट, ma'am. तो डॉर्मेंट तक कब रह सकता है? तो सोचो ये डॉर्मेंट स्टेज में था और वोल्केनो ने पानी को बहुत गर्म कर दिया था जैसे हमने बनाया था। लेट्स से ये कंडीशन 5 सालों तक रही। फिर 6th ईयर में हमने देखा कि कंडीशन बहुत अच्छी होगी पानी की। तो 6th ईयर में ये जेम्यूल ऐसे फटेगा और इसके अंदर से सेल निकल के पूरे स्पॉन्ज बनाएंगे। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट
जेम्यूल आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट एंड कैन रिमेन डोरमेंट। ये डोरमेंट स्टेज पे रह सकते हैं फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड, काफी टाइम तक ये डोरमेंट स्टेज में सोते हुए रह सकते हैं अनटिल फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए फॉर ग्रोथ। जैसी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. जिसको नहीं समझ आया रेज योर हैंड। देखो हो सकता है पूरा समझाओ, ना समझ आए फिर पूछो। हाँ जी पूछो। हाँ ना, अच्छा क्या नहीं समझ आया बेटा? कहाँ से नहीं समझ आया बताओ, पूछ सात्विक। समझ आ गया। तो हाथ क्यों खड़ा करा? अरे जिसको समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। हट पागल। अल्पना बेटा क्या समझ नहीं आया बता, कहाँ से समझ नहीं आया? स्टार्टिंग से? मैम थर्ड पॉइंट स्टार्टिंग से कर दो रिपीट। अच्छा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से कर देते रिपीट, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर आओ, क्या से समझाते तुम्हें। देखिए स्पॉन्ज है, क्या लगाया मैंने स्पॉन्ज, ठीक है जी। बस स्पॉन्ज खड़ा है, अच्छी थी इसकी जिंदगी, लेकिन इसने क्या देखा कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है? बैड इन्वायरमेंट। जैसे कि टेम्परेचर इसको चाहिए था 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो एक चीज डन है कि स्पॉन्ज ने मर जाना है। अगर स्पॉन्ज मर गया तो आने वाली जनरेशन तो बचेगी नहीं, है ना, सारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्ज क्या करता है, अपनी बॉडी में एक जेम्यूल की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो बड़े ही चालाकी से अपनी बॉडी के जितने सेल्स है ना उनको एक जगह इकट्ठा कर लेगा। बहुत सारे जेम्यूल्स बनाता है ये, तो ये बहुत सारे सेल्स को एक साथ इकट्ठा करेगा और उसके आसपास ऐसे लेयर लगा देगा, कोटिंग लगा देगा प्रोटेक्शन की। तो ये जो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना है ना बेटा, इसको बुलाती हूँ मैं जेम्यूल। और ये जेम्यूल क्या है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स पड़े हैं, सेल्स ऑफ स्पॉन्ज। इतनी बात समझ आई? यस मैम। अब देख क्या हुआ, अब देखना क्या हुआ। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ? स्पॉन्ज विल डाई, स्पॉन्ज तो मर गया, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या रह जाएगा? उसका जेम्यूल। क्योंकि जेम्यूल की जो लेयर्स है ना आउटर, ये इसको मरने नहीं देती, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जेम्यूल सरवाइव कर गया, ठीक है जी। स्पॉन्ज विल जाए बट जेम्यूल सरवाइव। तो जेम्यूल को ऐसा समझो कि एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स पड़े हैं और वो पानी में इधर उधर घूम रहा है अकेला तन्हा। ये जो जेम्यूल है ना, ये कैसी स्टेज में है? ये डोरमेंट स्टेज में है, मतलब सो रखा है, स्लीपिंग स्टेज में है ये। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कैसी लहरें चल रही है, ये सो रखा है, चलता रहेगा ऐसे ऐसे। फिर एक टाइम आएगा जब कंडीशंस हो जाएगी फेवरेबल। फेवरेबल मतलब खाना बढ़िया अवेलेबल है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है, किसी चीज की जिंदगी में दिक्कत नहीं है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा जेमिल कहेगा बस अब करना है हमने काम। जेमिल जाएगा फट, इसके अंदर से निकल जाएंगे सारे सेल्स, सेल जाके हो जाएंगे सेटल, और सेटल होके वो सारे सेल्स क्या बना देंगे? स्पॉन्ज। तो देखो एक असेक्सुअल स्ट्रक्चर से, जेम्यूल से बहुत सारे स्पॉन्ज बन गए ना। सो दिस इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। अब समझ आया? अरे अब समझ आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ऐसा जरूरी नहीं है मैं दोबारा बताऊं तो को समझ ही आएगा, नहीं समझ आया तो बोल सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आ गया। आ गया समझ? क्वेश्चन कराऊंगी और पूछती हूँ तुझसे आया समझ या नहीं। कोई किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. तो एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होता है? हार्श कंडीशन, बैड कंडीशन, हार्श या अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है जी। और डोरमेंट का क्या मतलब होता है? स्लीपी स्टेज, यानी कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। तो ऑलमोस्ट नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हो ही नहीं रहे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्लियर? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये थी जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जेम्यूल के बारे में बता रहे हैं खास बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि जेम्यूल का यूज क्या है। देखो ये लिखते हैं
जेम्युलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन फॉर द स्पॉन्जेस दैट लिव इन अनप्रिडिक्टेबल और हार्श इन्वायरमेंट। वो कह रहे हैं ऐसे वाले स्पॉन्जेस जो खतरनाक एरियाज में रहते हैं, ऐसे वाले स्पॉन्जेस जो वोल्केनो के किनारे रहते हैं, मतलब पानी वोल्केनोस के किनारे है, या ऐसी जगह जहाँ पर जल्दी से इन्वायरमेंट बदलता है, तो ऐसे वाली स्पॉन्जेस में ना जेम्युलेशन एक बहुत अच्छी एडेप्टेशन है। देखो नहीं तो स्पॉन्जेस की फिशरी वहां खत्म हो जाती, जेम्युलेशन की वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो जेम्युलेशन क्या करती है, उनको अलाउ करती है हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव करवाना। ठीक है जी, यही बात उन्होंने इंग्लिश में लिख दी। क्लियर सबको? Yo-yo, ma'am. ओके, अब आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सबसे इजी है, ठीक है। तो मान लो धरती पे हाइड्रा का अटैक हो गया। हाइड्रा और कहीं पढ़ा था तुमने? Yes, ma'am. कहाँ? Yes, ma'am. कहाँ? एनिमल किंगडम में, ओए Budding. कार्टून, यहाँ पर कहाँ पढ़ा था तूने? बडिंग में। Budding. हाँ, पढ़ा एनिमल किंगडम में ये तूने। तो फ्रेगमेंटेशन में देखो, हम ऐसे समझो धरती पे बैठे थे हम, सडनली ना वहाँ पे हाइड्रा का अटैक हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रा का निकला तो तुम सारे बच्चों ने क्या किया, ऐसे सर पे बांधा कपड़ा, ऐसे अपनी तलवारें निकाली, तलवारों के नाम पे तुम्हारे घर में वो सब्जी काटने वाला चाकू था, तुम लेके चले गए। तुमने कहा हाइड्रा को नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार के रहेंगे क्योंकि हमारा पेपर है, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें। तुम गए हाइड्रा के पास, तुमने बढ़िया से लड़ाई करी और उसको ऐसे काट दिया। तुमने जैसे ही हाइड्रा को काटा, तुमने सोचा वो मर गया, है ना, सोचा तो यही होगा। लेकिन हाइड्रा क्या था, हाइड्रा ज्यादा स्मार्ट था। तुमने जैसे ही हाइड्रा को 2 हिस्सों में काटा, एक हिस्सा अलग जाके गिरा, तुम लगा हाँ हाँ हम जीत गए। लेकिन हाइड्रा में क्या हुआ, थोड़ी देर में तुमने देखा उस 2 हिस्सों की आगे फॉर्मेशन होके वो 2 हाइड्रा बन गए, छोटे छोटे। और थोड़ी देर तुमने उसे छोड़ा तो वो दोनों हाइड्रा अपने नॉर्मल साइज में आ गए। तो दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूटती है और हर फ्रेगमेंट एक पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है। नाउ हाउ वी कैन से दिस, तो अगर हाइड्रा का ऐसे अटैक हो जाए धरती पे ना, तो उनको मत काटना, उनको फ्रेगमेंटेशन आती है। ठीक है, समझ आई बात? यो Yo-yo, मैम। ma'am. उनके ना यहाँ पे ये माउथ है ना, यहाँ पे कुछ कुछ फंसा देना, अपने आप में कंफ्यूज घूमेंगे वो क्या हो गया, Yo-yo, ma'am. है ना। प्लान समझिए ना तुम? Yo-yo, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, यस यस बोलो। मैम जो ये फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन का मोड है, हम्म। ऐसे जो हम एक रीजनरेशन प्रोसेस पढ़ते हैं वो और फ्रेगमेंटेशन कुछ हद तक तो सिमिलर टाइप के ही होते हैं, जैसे उसमें भी उसी बॉडी का नई बॉडी बन जाती है एक पार्ट से, तो फ्रेगमेंटेशन जो सेम होता है, फिर उनमें डिफरेंस क्या है? अभी इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। मुझे याद है तूने रीजनरेशन कल भी पूछा था ना, मैंने कहा था अभी आएगा, अभी बताती हूँ, ठीक है। सो द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और हर फ्रेगमेंट एक नया अडल्ट बना देता है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये क्लियर है सबको? Yo-yo. अब जो इसका क्वेश्चन है, जो हम 9th और 10th में पढ़ते हैं ना, 9th और 10th में फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को एक जैसा ही दिया हुआ है, एक जैसा वर्ड दिया हुआ है, तो वहां से ये कंफ्यूजन स्टार्ट होती है 9th और 10th में, ठीक है। यहाँ बताती हूँ रीजनरेशन क्या होती है। बॉडी का कोई भी मतलब हर बॉडी का ऑर्गन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में रीजनरेशन होती है, पता है किस ऑर्गन में? लीवर में। लीवर में रीजनरेशन हो सकती है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। मतलब अगर आपका लीवर, आपका नहीं, किसी का लीवर 40% तक खराब है और अगर उसको हील करने के लिए छोड़ दिया जाए तो बॉडी में लीवर अपने आप को धीरे धीरे हील कर सकता है। तो रीजनरेशन क्या होती है? स्ट्रक्चर कैन रिपेयर itself और इट्स लॉस्ट पार्ट। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती अगर मैं कहती कि ये लीवर का एक टुकड़ा है, ये गया टूट गया और इसने पूरा का पूरा लीवर बना दिया, तो मैं एक बार समझती इसने पूरा ऑर्गन बना दिया, तब मैं बोलती भाई यहाँ पे रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो लीवर थोड़ा सा खराब हो गया तो लीवर अपने आप को ना दोबारा से हील कर लेता है, तो जितना पार्ट खराब हुआ उतना ही हील करता है वो, तो इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सात्विक, इससे वही ऑर्गेनिज्म दोबारा से हील हो गया। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड देखिए आपने, छिपकली। Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. छिपकली पे कभी अटैक होता है ना, तो छिपकली क्या करती है, अपनी पूंछ छोड़ देती है, देखा? यस मैम। हाँ, तो देख जब उसकी पूंछ नीचे गिरती है, अरे हाथ बना देते हैं, छिपकली ज्यादा डरावनी लग रही है मुझे। तो बेटा जब उसकी पूंछ गिरती है, तो जहाँ पे उसकी पूंछ गिरती है, क्या पूंछ से नई छिपकली बन जाती है? नो मैम। No, नहीं ma'am. ना। अगर तो पूंछ से नई छिपकली बनती तो मैं कहती असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ भैया, इसने नई छिपकली बना दी,
तब तो रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का तो मतलब नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन है ना, नया ऑर्गेनिज्म तो बना नहीं। लेकिन लिजर्ड अपनी ये पूंछ को दोबारा से रीजेनरेट कर लेते, दोबारा बना लेती है, तो दिस इज रीजेनरेशन। लॉस्ट पार्ट को रिपेयर इटसेल्फ और इट्स लॉस्ट पार्ट, तो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से फॉर्म कर लेना, दैट इज रीजेनरेशन। ठीक है, सो इट्स नॉट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यस मैम, समझ आया सबको? यस मैम, ह्यूमन के केस में सिर्फ लीवर है जो रीजेनरेशन शो करता है। लीवर कैन शो रीजेनरेशन अप टू सर्टेन लिमिट। 50% खराब हो गया, बहुत मुश्किल है रीजेनरेट करेगा। 60% हो गया तो मुश्किल ही है, शायद तब तो हो नहीं पाएगा, ज्यादा हो गया वो। 10-20% हुआ तो थोड़ा थोड़ा रीजेनरेट वो कर सकता है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। इधर आओ, ये वाला याद है तुम लोगों को हमने बनाया था? स्नेहा अभी थोड़ा कम समझ आएगा, बीच में आई है, लेकिन फिर धीरे धीरे आ जाएगा समझ। ठीक है, परेशान मत हुई, प्रीवियस लेक्चर लगाएगी तो हो जाएगा। चलो भाई इधर आओ, बताओ मुझे फटाफट से बताओ, एग्जाम्पल बताओ मुझे। बडिंग में एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? जीट स्पॉन्ड हाइड्रिया, Hydra sponges. बडिंग में हाइड्रा जीस्ट स्पॉन्जेस, जेमुलेशन में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है? स्पॉन्जेस, सेगमेंटेशन में हाइड्रा, प्लेनेरिया भी तो हो सकता है मैम। हाँ हो सकता है। हम जर्नली वही एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा होता है ना, प्लेनेरी बेस। हर चीज के बहुत एग्जांपल है, बडिंग के बहुत एग्जांपल है, हम उस पर फोकस करते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा होता है, क्योंकि जर्नली नीट में वही पूछा जाता है। ठीक है, यस मैम, चल अब लास्ट के हमारे 2 स्पोर्स पढ़े हैं, फिर हम जाएंगे उसकी तरफ, प्लांट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो स्पोर्स के बारे में कुछ भी नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 स्पोर्स पढ़ाए थे मैंने तुमको, एक का नाम था जू, जू से हमने याद करा था एनिमल, और एनिमल मूव कर सकते हैं। तो जू स्पोर्स की क्या खास बात थी? वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल। हाँ, और वो मोटाइल क्यों होते हैं? मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, लिख लो, मूव कर सकते हैं। और मोटाइल क्यों होते हैं? वो फ्लैजिला होता है। फ्लैट। उनके पास फ्लैजिला होता है। फोटो दिखा दूं अब? ये देख, ये देख बेटा, ये दिख रहा है आपको? ये है हमारे जू स्पोर्स, और ये देख इसके फ्लैजिला दिख रहे हैं 2। यस मैम, यो मैम। कितना क्यूट सा लग रहा है ना, ये छोटे से चूहे जैसा। तो ये एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। तो आपको एग्जांपल ऐसे आएगा कि जूस्पोर आर फाउंड इन वेयर, तो आपको एल्गी और प्रोटिस्टा में जूस्पोर्स मिलते हैं, और इसका एक एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। तो क्लेमिडोमोनास से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दूसरा स्पोर जो मैंने बोला था दैट वाज कोनिडिया। कोनिडिया आपको जनरली मिलते हैं फंगस में। ठीक है जी, तो फंगस में आपको कोनिडिया मिल जाएंगे। और कोनिडिया की खास बात क्या होती है कि इनके पास कोई फ्लैजिना नहीं होता, तो ये होंगे नॉन मोटाइल। इसकी पिक्चर देख लो, ये देखो, ये कॉनिडिया दिख रहा है आपको गोले गोले से? यस मैम, फ्लैजिला नहीं लगे ना इसके ऊपर, तो ये कॉनिडियाज है। अब इसका एग्जांपल दिया पेनिसिलियम, तो एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम, और उसमें कॉनिडिया फॉर्मेशन होती है। तो कॉनिडिया जहां जाके गिरेगा ना, वो पूरा का पूरा पेनिसिलियम बना देगा। जो जूस्पोर है जहां भी जाके सेटल होगा, वो पूरा का पूरा क्लेमिडोमोनास बना देगा। क्लियर? यस मैम, यो मैम। ओके, तो अब बताओ मुझे कि पेनिसिलियम फंगस है या बैक्टीरिया? फंगस सैक फंजाई आता है, एस्कोमाइसीड्स में आता है। यस, तो इससे हमें एक केमिकल मिलता है, क्या नाम है उसका? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम तो फंगस का नाम है बेटा। पेनिसिलियम मिलता है हमें इससे, पेनिसिलियम, ओ सॉरी, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सुना है कहीं? यस मैम। क्या होता है ये? एंड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। और इसकी खास बात क्या है? First and यस, इट्स द फर्स्ट। वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? ma'am Anjal. आंचल, Yes ma'am. वेरी गुड। इट्स द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। तो दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक ये डिस्कवर हुई थी बेटा, उसके बाद सारी एंटीबायोटिक हुई है, इसकी वजह से जिंदगियां बची हैं सारी। एंटीबायोटिक किसको किल करती है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया। हाँ, मेडिसिन टू किल बैक्टीरिया। तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हें कॉमन कोल्ड होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक क्यों देता है? फिर वो तो वायरस से होता है, क्योंकि तुम बैक्टीरिया को मारती है, तुम्हें एंटीबायोटिक क्यों देते हैं?
क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी में वायरस होता है ना, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत गिरा हुआ होता है और बैक्टीरिया तुम्हारे चारों तरफ है, तो उनको डर होता है कि जब तुम्हारी बॉडी वायरस से लड़ रही है तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक जनरली दी जाती है ताकि आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचे रहो। तो याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि एंटीबायोटिक किसी वायरस को नहीं मारती। तो कोविड में जितनों ने भी एंटीबायोटिक खाई थी वो इसलिए खाई थी ताकि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है जी, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है। कौन थे जिन्होंने डिस्कवर की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक? मैम 2 साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट तो थे हैं। Alexander Fleming. अरे अरे, कौन है ये, किसने बताया? क्या नाम है तुम्हारा? अरे सही बताया, नाम क्या है? Ma'am Angela. अंजलि है। अंजल, बहुत पसंद है तुझे फंगस है? नाइस, गुड, वेरी गुड। अंजल को मिलती है सोने की माला, मेरे पास है नहीं, तुझे मिले तो मुझे भी दे दियो। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नीट का क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी? कंफ्यूजन क्या होती है, पेनिसिलियम को लोग बैक्टीरिया लिख लेते हैं गलती से, इट्स अ फंगस। सेकंड क्वेश्चन कि किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ठीक है जी, तो नीट में क्वेश्चन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर में, तो मुबारक ही आपने यही कवर कर लिया। चलो आगे। यो मैम। Yo, ma'am. अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल के बारे में, तो मैं तुम्हें एनिमल के बारे में 2 शब्द बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो कुछ टर्म है जो मैं चाहूंगी आप लोग जान लें। तो एनिमल से हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, हमें ना इजी हो जाएगा आगे का पढ़ना। ह्यूमन के केस में हमारे पास ना सेल कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से बने हम, यूकैरियोटिक। है ना। यूकैरियोटिक सेल भी ना 2 तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है ये भी, सोमैटिक और जर्म सेल। देखो, जर्म सेल वो सेल होता है जिसकी वजह से नई जनरेशन को जन्म में लगता है, मींस वो सेल जो रिप्रोडक्शन का काम करेगा उसको कहेंगे जर्म सेल। अब तुम बोलोगे मैम फीमेल की बॉडी में तो यूट्रस भी होता है जहाँ पे बेबी होल्ड होता है, तो वो भी जर्म सेल से बना है? नहीं, जो नई बेबी को जन्म दे सकता है सिर्फ वो जर्म सेल है, बाकी और कोई नहीं। तो फीमेल की बॉडी में जर्म सेल क्या होता होगा? Egg. और मेल की बॉडी में? नहीं, ओवरी नहीं, ओवरी इज अ स्ट्रक्चर, तो वो सोमैटिक है। जर्म वो नई लाइफ को जन्म नहीं दे सकता, ओवरी के अंदर एग है ना, वो दे सकता है, तो एग है जर्म सेल। और मेल के केस में Sperm. स्पर्म। Sperm. स्पर्म्स, वेरी गुड, स्पर्म्स, राइट। तो ये है जर्म सेल। इसके अलावा जितने सेल है ना हमारे शरीर के वो सारे सोमैटिक सेल है। सो ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स। तो मैं फीमेल हूँ, मेरी बॉडी में एग सेल जो है उसको छोड़ के मेरे स्किन के सेल, मेरे आई का सेल, मेरे हार्ट का सेल, मेरे लंग्स, मेरी बॉडी के जितने सेल हैं सारे के सारे, मेरे ब्लड सेल, सबके सब सोमैटिक सेल्स हैं। क्लियर? Yo, ma'am. ठीक है जी, सोमैटिक वर्ड क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। Yes, यो। अभी ना हम बेस बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब हम पकड़ लेंगे ना बेस को अच्छे से, उसके बाद ना थोड़ी स्पीड आ जाती है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, तो थोड़ा पेशेंटली पढ़ना, ठीक है। अभी ये वाले चैप्टर को कंप्लीट करने में समय लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि तुम्हारे बेस क्लियर होंगे। अगली बार मैं बोलूंगी ना सोमैटिक सेल, तो तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाएगा, इसलिए। तो देखो, प्लांट के केस में ना सोमैटिक सेल या जर्म सेल वर्ड नहीं यूज करते, प्लांट के केस में हम जनरली यूज करते हैं वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सोमैटिक सेल्स। तो प्लांट के केस में देखो जर्म सेल्स क्या होते हैं, जैसे ये प्लांट है ना, प्लांट के केस में फ्लावर होगा, तो फ्लावर के पास 2 स्ट्रक्चर होंगे। मेल के पास जो मेल होता है प्लांट में वो बनाता है पोलन ग्रेन्स, तो स्पर्म की जगह पोलन ग्रेन्स होते हैं, और फीमेल के पास जो होता है वो एग ही होता है। ठीक है जी, तो मेल के पास पोलन ग्रेन और फीमेल के पास जो एग, उनको तो जर्म सेल ही कह देंगे, कोई चक्कर नहीं, पोलन एंड एग। उसके अलावा जितने भी सेल है बॉडी के, प्लांट के, यानी कि उसके पेटल्स, उसके सेपल्स, उसकी वो पत्तियां, उसके स्टेम, उसके रूट्स, उसके लीव, सब कुछ हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल्स है। क्लियर? Yo, ma'am. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yo, ma'am. Yo, ma'am. चलो, हमने कर ली पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अब हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल वर्ड हम प्लांट के साथ जल्दी लगाते नहीं है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने करनी है किसमें? इन प्लांट्स। तो इसके लिए ना हम लोग ना नया वर्ड यूज करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे?
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, क्योंकि हम जर्म सेल तो यूज करेंगे नहीं, बॉडी का कोई भी पार्ट यूज करेंगे, तो बॉडी का कोई भी पार्ट से अगर हम नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो वेजिटेटिव सेल से नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे ना, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? यो मैम। Yo-yo, चलो ma'am. भाई, वो बच्चे हाथ खड़े कर दो जिनको नहीं समझ आया कुछ भी, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि इसके बाद में स्टार्ट होंगी तो फिर दिक्कत होगी। कोई बच्चा नहीं? अच्छा ठीक है बेटा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ दो टर्म है जो यही क्लियर कर लो, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। बता दूं, सब तो नहीं गए? नो No, मैम। ma'am. No. No. मेरी क्लास से पहले किसकी क्लास थी तुम्हारी? Chemistry. मैम केमिस्ट्री की। Chemistry. Chemistry. कौन सा चैप्टर चल रहा है? सिंदर सर। First. क्या First. क्या नाम है? First. सिंदर सर। Solutions. All. अच्छा, खत्म हो गया क्या? नो मैम, No, अब ma'am. आज आज फर्स्ट start क्लास हुआ। थी। आज फर्स्ट क्लास थी? अच्छा, हमारे पास टाइम है। ओके जी, थक तो नहीं गए ना? मेरे को था कि दूसरी क्लास से आते हो ना थोड़ा थक के आते होंगे। नो पर मैं दो, मैम। ठीक है, मैं वैसे 2 क्लासेस लेकर आ रही हूँ, कायदे से मुझे थकना चाहिए। चलो, यस मैम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in plants by vegetative parts। और ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है ना जिससे रिप्रोडक्शन हो रही है, हम उसको नए नाम से भी बुलाते हैं, उनका हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। देखो, एक प्लांट के अंदर, मासूम से प्लांट के अंदर क्या होता है? एक बेचारे के पास स्टेम होता है, एक उसके ऊपर लीव्स लगे होते हैं, है, रूट्स होती हैं। और एक उसके पास बेचारे के पास रूट्स होती है। तो अगर लीफ मॉडिफाई हो जाए, कोई स्पेसिफिक लीफ मॉडिफाई हो जाए और वो न्यू प्लांट बना दे, तो मैं कहूंगी ये लीफ ना, ये लीफ चमत्कारी लीफ है, और इस चमत्कारी लीफ को मैं बोलूंगी दैट इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये वो स्ट्रक्चर है जो नया प्लांट बना रहा है। सिमिलरली कोई स्टेम मॉडिफाई हो जाए और नया प्लांट बना दे, तो मैं कहूंगी ये चमत्कारी स्टेम है, और मैं इसको बुलाऊंगी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो नए प्लांट को जन्म दे सकता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ आया दो वर्ड्स का फर्क? यो मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo ma'am. राशि डाउट है? नो मैम, गलती से हो गया था। ठीक है, माफ कर दी मैंने तेरी गलती। लिख लिया सबने? Yo-yo, ma'am. Yes ma'am. यो मैम। यो मैम। बेटा इतनी बार यो यो हो जाता है ना, दिल लगता है कैप लगा के, चश्मे लगा के ग्रैब करूं। हनी सिंह याद आ जाता तुम्हारे इतने सारे यो से। ये तो एक तो ये गलत लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है यहाँ पर। ये तीसरी क्लास में ठीक कर रही हूँ मैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखो जी, यही बात इन्होंने यहाँ अंग्रेजी में लिखी है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोसेस की डेफिनेशन है, आनी चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। भाई इन्हीं स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है ना, तो वो कहते हैं, ये इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ बेहतर एक्सप्लेन हुआ है, तो तुम इससे याद रखना, ठीक है? ट्रेन चला दी क्या मैंने? समझ नहीं आया? आ गया आ गया समझ. बेटा आ इतना गया। चुप हो जाते हो ना तो डर लग जाता है मुझे, दिल बैठ जाता है मेरा, हे रब्बा समझ नहीं आया इनको। चलो, जैसे वहां पे चार्ट बनाया था वैसे यहाँ चार्ट बनाएंगे, और जैसे जैसे हमारा चार्ट होता जाएगा टिक करते जाएंगे। आज कोशिश करेंगे कि हम एरियल पार्ट तक कर लें, ठीक है? सब एरियल तक कर लें, कोशिश करेंगे, बाकी देखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में लगाने हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो तीन हो सकते थे, या तो स्टेम, या तो लीफ, या फिर रूट्स। लेकिन देखो मजे की बात क्या है कि नीट में और स्कूल में रूट्स नहीं आती, तो रूट से कैसे नया प्लांट पड़ता है ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुबारक हो, तो तुमको पढ़ना है स्टेम और लीफ, और लीफ में सिर्फ एक ही पढ़ना है, और मुबारक हो। तो तुमको बेसिकली पढ़ना है कि कैसे एक प्लांट की स्टेम मॉडिफाई होकर नए प्लांट को जन्म देती है, ठीक है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo ना, ma'am. मुझे अंदर तो लड्डू फूटे होंगे ना, कम पढ़ना है ना?
एग्री नहीं कर रहे हो, लगता है मम्मी पापा साथ में हैं। समझ गई मैं। चलो यहाँ पे चार्ट बना ले जैसे पिछले बार। अच्छा ये तो बना लिया हमने चार्ट। चलो अब करते हैं। सबसे पहले कौन सा है स्टेम में? सबसे पहली मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है यार, कोई भी प्लांट है उसमें बढ़िया स्टेम पड़ी है। याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर मत भूल जाना। तो हद हो जाएगी। ये इसकी स्टेम होती थी और यहाँ पे नीचे निकलती होती थे रूट्स। रूट्स हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है प्लांट बिना रूट्स के हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टेम है ना, ये मॉडिफाई होगी किसी किसी फॉर्म में और वो मॉडिफाई करके नया प्लांट बना देगी, न्यू प्लांट। अब ये कैसे कैसे मॉडिफाई होना है हमें वो पढ़ना है। इतनी बात क्लियर है? हमें पढ़ना क्या है? यो मैम। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको रूट्स निकाल के काट के रखती हूँ, स्टेम निकाल के काट के रख देती हूँ, मुझे बताना कि तुमको पता कैसे चला कौन सी रूट्स है कौन सी स्टेम है। ठीक है, दोनों ग्रीन कलर से बनाऊंगी, देखती हूँ तो पता चलता है या नहीं। बताओ भाई, कौन सी रूट है कौन सी स्टेम है? फर्स्ट स्टेम में और सेकंड रूट है। कैसे पता चला? मैम नोड्स होते हैं स्टेम में। नोड्स। यस, जो रूट्स होती है उसमें आपको मिलेंगे रूट हेयर्स। हाँ, रूट में रूट हेयर्स मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टेम में आपको नोड मिलेंगे, ये लाइन नोड है। हाँ, और दो नोड के बीच का डिफरेंस इज इंटरनोड। शाबाश, गन्ने में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। गन्ना खाते हैं ना, फिर वो जहां जाके रुक जाता है वो उसका नोड होता है, और जो पार्ट हम मजे से खाते हैं वो उसके इंटरनोड्स होते हैं, है ना? Yes, ma'am. खाया है ना गन्ना? गन्ना तो खाया होगा। यो मैम। नहीं खाया तो कोई बात नहीं, पंजाब आना, बस से किसी भी जगह पर उतर जाना, कहीं ना कहीं गन्ने के खेत होंगे। बस ध्यान से चोरी करके भागना, क्योंकि पीछे फिर भागेंगे वो तो अच्छा नहीं लगेगा, पिट Yes, सकते हो ma'am. तुम। मतलब तू खरीदेगा नहीं, चोरी करके खाएगा है? अब सात्विक कंफ्यूज हो गया, कह रहा अरे लगता है आज पापा से मार पड़ेगी। तो देखो, अंडरग्राउंड स्टैंड भी ना दो तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। अभी उसका नाम नहीं करते क्योंकि घबराहट हो जाती है। तो अब हम ना इसको कहानी को पढ़ते हैं। देखो, तो एक बार क्या हुआ, ये ना कहानी है सिर्फ तुम्हें याद रह जाए इसलिए, सच्ची में ऐसा नहीं हुआ होगा। आई होप इतना क्लियर है सबको, राइट? Yes. यो मैम। और कहीं सोचो ऐसा भी हो रहा है, कहीं इतना इतना मासूम बच्चा ना हो, इस क्लास में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, एक दिन स्टेम था, स्टेम ने कहा मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, तो मैं ना ये सारा न्यूट्रिएंट पकड़ के ना स्टोर करके रख लेता हूँ, इससे पहले कोई खा जाए। तो जब भी कोई चीज छुपा के रखी जाती है तो उसको छुपाना होता है ना कहीं। अब स्टेम तो खुले हवा में था, तो स्टेम ने कहा मैं ना अंडरग्राउंड जाता हूँ और वहां जाकर इसको छुपा लेता हूँ। तो स्टेम क्या करता है, अंडरग्राउंड भी ग्रो करता है। यहाँ पे रूट्स भी है पर हम उसे दिखा नहीं रहे। तो अंडरग्राउंड स्टेम चला गया। अब जो स्टेम के टिप्स थे ना, स्टेम का बिल्कुल टिप वाला पोर्शन था, वहां पर वो खाना स्टोर करता है। कैसे? वो टिप स्वेलन हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ लिख देती हूँ, टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, साथ साथ लिखो गेट स्वेलन। स्वेलन मतलब सूज गया। विद फूड, बहुत सारा खाना है इसके पास। मैं विद को WD लिखती हूँ शॉर्ट में, पेपर में तुम WATH ही लिख के आना। अब ये जो सूजा हुआ सा स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं ट्यूबर। ठीक है, अभी इसने खाना स्टोर किया है, इससे नया प्लांट नहीं बना अभी, तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ये है नया स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर। अब ट्यूबर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुम पढ़ते हो, पोटैटो। है पोटैटो, यो मैम। है ना? हर दूसरी सब्जी में पोटैटो होता है। तो ये है पोटैटो, खाना स्टोर है इसमें। लेकिन हमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज जो पोटैटो होता है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम। ये नीट का फॉर्म आपका क्वेश्चन है, उनको बहुत पसंद है ये सवाल, आता रहता है वो, उनको बहुत ज्यादा पसंद है ये सवाल। पोटैटो के पास, तुम्हें पता था कि उसके पास आंखें होती है? यस मैम। यो मैम। पोटैटो कैन सी यू। Eye. हाँ, तो आई होती है जिसके ऊपर एक छोटू सा बर्ड लगा होता है, इसे आई बर्ड भी कहते हैं। तो ये बर्ड जो होता है, जैसे ही थोड़ी सी कंडीशन फेवरेबल है तुम इसे छोड़ दो, यहाँ से निकल जाता है न्यू प्लांट। कैसे? यहाँ से तुम्हें धीरे धीरे रूट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। मैं यहाँ बना दूं, देखो ये जो बर्ड है ना, इस बर्ड में आपको धीरे धीरे से रूट्स निकलते हुए दिखेंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। पहले रूट्स निकलते हैं हमेशा, फिर स्टेम निकलती है। यहाँ रूट निकलने लग जाएंगे और ऊपर से फिर आपकी स्टेम निकलने लग जाएगी, और यहाँ से पूरा पोटैटो का प्लांट जनरेट होगा। तो आई से पूरा पोटैटो का प्लांट बन जाएगा, और ये एक वेजिटेटिव सेल है।
तो हम कहते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम जो ट्यूबर है वो एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। समझ में आया? यो यो मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया। आइए, ट्यूबर हो गया, इसको टिक कर देते हैं। एग्जाम्पल ट्यूबर में हमने पढ़ा पोटैटो। अब चलते हैं राइजोम के पास। तो किसी ने अदरक खाया? यो यो मैम। Yo-yo ma'am. कभी देखा है अदरक के ऊपर ऐसे लाइनें होती है? यो यो मैम। तो बताओ बताओ, अगर ये लाइनें नोड्स हैं तो अदरक किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम। Stem. हाँ, तो जिंजर इज स्टेम मॉडिफिकेशन, राइट। अब जो स्टेम होती है ना जिंजर की, जो ये नोड्स होते हैं, इसके पास छोटे छोटे बर्ड्स लगे होते हैं। दिख रहे हैं बर्ड? बर्ड हमेशा वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास सेल्स हैं। तो टाइम लगने पर ये बर्ड्स क्या निकालेंगे नीचे से? रूट्स। और रूट्स के ऊपर की तरफ ही क्या निकाल देंगे? स्टेम। स्टेम। और यहाँ से ये पूरा जिंजर का प्लांट निकाल देंगे। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ये जो स्ट्रक्चर है जिस बर्ड के जर्मिनेशन से बना है, दिस इज नोन एज राइजोम। तो आपको राइजोम से नया प्लांट जनरेट होता दिख रहा है। किस किस में? अभी याद करना होता है। तो मुझे बताओ कि हर रोज, तुम्हें वर्ड याद रखना है, रोज। रोज मतलब डेली। तो रोज तुम्हें एक इंडियन घर में अदरक मिल जाता है इजीली। यो यो मैम। यो यो मैम। हल्दी भी मिलती होगी। यो यो मैम। हल्दी मीन्स टर्मरिक, है ना। और गर्मियों में रोज रोज गन्ने का जूस पीने का मन करता है, ठंडा ठंडा। Yo-yo ma'am. यो यो मैम। यो यो मेरा तो करता है। और वो कौन सा फ्रूट है जो 12 महीने मिलता ही रहता है? बनाना। बनाना मिलता ही रहता है ना। तो तुमको रोज से याद रखना है कि राइजोम से रोज याद रखना है। और रोज के साथ ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है। जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन एंड बनाना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ राइजोम। क्लियर? यो 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 मैम। कर सकते हैं ना याद? यो यो मैम। तो आपको Ma'am. हर रोज से, स्पेलिंग बोलते सही हूँ, मैं लिखती करूँ तो, हर रोज से आपको राइजोम याद रखना है। चलिए चलें आगे। Yo-yo ma'am. यो यो। यही वाली बात ना ये डायग्राम में दिख रही है आपको। अब ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये पोटैटो आई से निकल रहा है जर्मिनेटिंग बर्ड। यहाँ पे देखो, पोटैटो को घर पे छोड़ देना, 1 हफ्ते में तुमको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर निकलते दिख जाएंगे। जिंजर सूख जाता है तो जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन जिंजर को मिट्टी में छोड़ो तो तुम्हें वहां से रूट्स निकलते हुए दिखेंगे। ओके, डन इतना? यो पीछे यो आओ, यो Yo-yo मैम। ma'am. पीछे आओ। चैट कहाँ है हमारा? चैट कहाँ गया हमारा? ये रहा। तो अंडरग्राउंड स्टेम की हमने 2 मॉडिफिकेशन पढ़ी। क्या क्या? ट्यूबर एंड राइजोम। ट्यूबर एंड राइजोम। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो। और राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन। Ginger. पर जिंजर सुना मुझे बेचारी बच्ची का, और एक बनाना सुन गया। Sugar cane. शुगर केन। अब अगला लास्ट भी बता दे। टर्मरिक। टर्मरिक। हाँ, तो ये अपने चार्ट में यहाँ बना लो, लिख लो, काम आएगा आपके। ठीक है जी, ये पार्ट डन। इसको लगाओ टिक पेंसिल से। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अब एक दिन प्लांट ने सोचा, अब ये फिर से कहानी सुना रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो एक दिन स्टेम ने सोचा कि यार ये क्रोकोडाइल की जिंदगी बड़ी बड़ी है। ये क्या करता है? ये मस्त ऐसे क्रॉल करता है, इसके रास्ते में जो आता है वो डर के भाग जाता है। तो स्टेम ने सोचा मैं भी क्रोकोडाइल बनूंगा। तो उसने क्या किया, कहता मैं नहीं जा रहा सॉइल के अंदर, कह रहा ना मैं ऊपर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। स्टेम ने सोचा मैं यहाँ को ग्रो करूंगा, मिट्टी के हॉरिजॉन्टली, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल। ठीक है। अब ये ना तो कम्प्लीटली एरियल है, कम्प्लीटली एयर में नहीं है, ना कम्प्लीटली सॉइल के अंदर है। तो ऐसी वाली स्टेम की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम। समझ आई? तो सब एरियल स्टेम होती है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, सॉइल के साथ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। ये यस सर। यो यो मैम। अब सब एरियल की 3 मॉडिफिकेशन होती है जो रिप्रोडक्शन का काम करती है। मतलब ये जो रूट है ना नीचे क्रीपी सी जा रही है, ये कहीं जाके नया प्लांट बना देगी। मतलब ये प्लांट नंबर 1 है, ये क्रीपी से रूट प्लांट नंबर 2 बना देगी कहीं पे जाके। तो वो 3 तरीके से बना सकती है। वो 3 मॉडिफिकेशन का नाम है ऑफसेट, सकर एंड रनर। नाम अजीब से हैं, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। बढ़ा दूं फटाफट? यो यो मैम। यो मैम। ठीक है, तुम कह रहे हो पढ़ा दूंगी तो मैं नहीं पढ़ा।
ठीक है, देखो अब मेरे को बताओ अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? South Amazon, America. साउथ साउथ अमेरिका। अमेरिका। साउथ अफ्रीका साउथ में बेटा, या तो अफ्रीका अफ्रीका बोल ले या अमेरिका बोल ले, अफ्रीका क्या होता है? सॉरी मैम। अरे सॉरी की क्या बात है, बता कहाँ है? साउथ साउथ अमेरिका। अमेरिका। साउथ अमेरिका में अमेज़न फेमस क्यों है? क्योंकि हम उनको बुलाते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना। ये इतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, 70% फोटोसिंथेसिस के लिए अमेज़न अकेला रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो तुम? तो देखो, अगर हम लोग कहीं पे नॉर्मल जगह पे घूमने जाते हैं ना, जैसे हिमाचल बोलो तो शिमला सब जाते हैं, नॉर्मल लोकेशन है, तो सोचो किसी दिन तुम ऐसी लोकेशन पे जाओ जहाँ पे कोई जल्दी जाता नहीं है, तो ऐसी लोकेशन को हम बोलते हैं ऑफ बीट लोकेशन। ऑफ बीट लोकेशन में घूमने का बड़ा मजा आता है, वहाँ कम लोग जाते हैं तो वो जगह साफ होती है, खूबसूरत होती है। अब सोचो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल हम सब बैग पैक करके चलते हैं साउथ अमेरिका और अमेज़न देखने जाएंगे, तो वो ऑफ बीट लोकेशन नहीं हो जाएगी हमारे लिए? हम तो नहीं जाते वहां पे, हो जाएगी, यो यो मैम। यस है मैम, ना? मुझे तो तुम ऑफ बीट लोकेशन से याद रखोगे कि ऑफ बीट लोकेशन में अमेज़न था, और अमेज़न में ना बहुत सारे तुम्हें मिलते हैं रिवर्स, और अमेज़न के रिवर के ऊपर तुम्हें हमेशा ग्रीन कलर के, बहुत ज्यादा ग्रीन कलर के प्लांट ग्रो हुए दिखेंगे। तो ये रिवर थी बहुत सारे, और वहां पे आपको ग्रीन कलर के ऐसे खूबसूरत प्लांट दिखेंगे, और इन खूबसूरत प्लांट्स का नाम है वाटर हाइसिंथ। तो आपको याद रखना है, ऑफ बीट से ऑफ सेट लोकेशन अमेज़न, और उससे उसके रिवर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रही हूँ, बट धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ऑफ बीट से ऑफ सेट याद रख लेना, और उससे आपको याद रह जाएगा कॉर्निया, विच इज ऑल्सो नोन एज वाटर हाइसिंथ, और इसी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये बहुत स्पेशल प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट कैसा है, इसको ना इंडिया में ले आए थे और बंगाल में फ्रेश वाटर में डाल दिया था। अच्छा, कौन से पानी में मिलता है? फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में मिलेगा ये, मीठे मीठे पानी में जो पी सकते हैं। तो इसको प्लांट को ना वहां पे ग्रो कर दिया। अब ये प्लांट ना सुंदर बहुत था, इसलिए हम इसको लेके आए थे ऑर्नामेंटल पर्पज से, लेकिन ये इतनी जल्दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करता था कि ये इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि इसने पूरे पानी की बॉडी को कवर कर दिया। मतलब लगता नहीं था कि नीचे पानी है, ऐसा लगता था कि वो टेरेस्ट्रियल एरिया है। तो जब इसने सारे एरिया कवर कर दिया ना पानी का, तो पानी में जितनी मछलियां थी वो मर गई, क्योंकि उनके हिस्से की ऑक्सीजन ये खा गया। तो इसलिए इसने टेरर मचा दिया था बंगाल में, तो इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, और इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लियर ये इतना? यस सर। यो यो मैम। अब देखो ये, अब देखो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। टेरर ऑफ बंगाल पिस्टिया इसका अलग एग्जांपल है। तो देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये है हमारा वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये इसकी शूट है, ये मस्त पानी में जा रही है। शूट है तो कहीं ना कहीं जाके नोट बनेगा, है ना। ये बन गया यस इसका सर। नोट। जैसे ही इसका नोट बना, तूने मुझे फिर सर बुलाया यार, शेव करके तो आती हूँ मैं। बेटे जहाँ पे ये नोट बनाएगा ना पानी में, जैसे ही नोट बनी उसी नोट से नीचे निकल आती है रूट्स, और जैसे ही रूट्स बनती है ऊपर निकल आएगी स्टेम, और उससे उसकी ब्यूटीफुल पत्तियां, और फिर इसकी ये स्टेम ऐसे क्रीपी सी जाएगी, फिर नोट बनाएगी, और जहाँ नोट बनेगी वहां पे इसका नया प्लांट निकल आएगा। तो देखो, इसके स्टेम से नया प्लांट बार बार निकल रहा है ना नोट की पोजीशन से। तो ये जो स्टेम है ना, ये हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम बुलाते हैं ऑफसेट। समझ आया? यस सर। यो यो मैम। क्लियर सबको? तो इसका एग्जांपल है वाटर प्लांट, इकॉर्निया और पिस्टिया। तो ये होते हैं वाटर प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। और दूसरी चीज, ये जो ऑफसेट होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक होता है ये, और ये आपको पानी में ही मिलेगा सिर्फ। क्लियर है? यस यो सर। यो मैम। यो यो मैम। किसी को यस डाउट? सर। किसी को डाउट? रेज योर हैंड। नो मैम। नो मैम। अच्छा, ओके। अब इसी के साथ एक और बताती हूँ। रनिंग करने के लिए क्या हम कहते हैं ना, सुबह सुबह नंगे पैर किस पे भागो तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? ग्रास। ग्रास पे, है ना। तो रनर एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ग्रासिस में देखा जाता है। ग्रासिस में क्या होता है, उसकी स्टेम है ऐसे जा रही है, जहां पर नोड बना वहीं पे वो रूट बना देगी, और जहां उसने रूट बनाया ऊपर की तरफ वो ग्रास बना देगी। फिर वो जाएगी, फिर नोड बनाएगी, नीचे रूट्स बनाएगी, ऊपर ग्रास बना देगी। अब ये जो स्टेम है ना, जो इस तरीके से चल रही है, इस स्टेम को हम बुलाते हैं रनर। और मुझे बात बता, रनर और ऑफसेट में क्या फर्क हुआ फिर? उसमें भी तो यही कर रहे थे, फर्क क्या है? Offsets grows in water.
यस, क्या नाम है तुम्हारा? मैम आंचल। अरे क्या हो गया आंचल, तूने तो सबको आंचल में ढक लिया है यस। ऑफसेट ग्रोज इन वाटर, लेकिन रनर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिल रहा है। दूसरा, रनर जो होता है थिन होता है, कभी ग्रास को ऐसे उखाड़ना तो तुमको ना वो रनर दिख जाएंगे, पतले पतले से होंगे धागे जैसे, तो वो बहुत इजीली नहीं पर फिर भी टूट जाते हैं। ऑफसेट नहीं टूटते जल्दी, उसको तो चाकू लेके पूरा काटना पड़ेगा। ठीक है, तो रनर इज वन मोर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रासेस। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. एक Ma'am. कराऊंगी, लास्ट करा रही हूँ। सकर, सकर बहुत इजी से ही याद हो जाएगा। सकर क्या था कि जो स्टेम था ना वो मस्त एरियल था, फिर स्टेम को क्या हुआ, उसने सोचा कि बस बहुत हुआ, दुनिया में बहुत पाप है, मैं जा रहा हूँ। सब लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं पढ़ लो, टीचर बोलते हैं पढ़ लो, स्कूल वाले बोल रहे हैं पढ़ लो, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, सबके साथ ही रह जाता हूँ मैं। हाँ हिमानी, डाउट है? पूछ, पूछे हिमानी। बेटा हिमानी से बोला था मैंने डाउट, मदन लाल क्यों चला गया? तो क्या कहता है, स्टम कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। स्टम अंडरग्राउंड चला गया, ठीक है, मस्त अंडरग्राउंड रह रहा था। फिर उसको रियलाइज हुआ यार स्कूल नहीं जाऊंगा तो मजा भी तो नहीं आएगा, घर पे अगर मैं रहूंगी नहीं, बातें नहीं करूंगी मम्मी के साथ तो जीना कैसे चलेगा, है ना, पापा के साथ भी तो बातें करनी है। उसको रियलाइज होता है गलती होगी, तो ना वापस से बाहर आ जाता है। लेकिन अभी बाहर कहीं और निकला है ना, तो ये जहां पर स्टेम बाहर निकलेगा वहां पे नया प्लांट ग्रो कर देगा। तो तुम देख रहे हो क्या हुआ ये। तो ये था मेरा प्लांट नंबर 1, उसकी स्टेम अंदर गई, थोड़ी देर के लिए ऐसे चलती रही, आगे जाके जहां पे भी वो निकली उसने दूसरा प्लांट बना दिया। सो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट, सकर। सो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसको सकर बोल देते हैं। समझ आई बात? Yes, Yo-yo, ma'am. ma'am. देख रहे हो? Yo-yo, ma'am. इसका क्या Yo-yo, एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है बनाना एंड पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, 3 एग्जांपल है इसके। देखो बनाना और कहाँ पड़ा था? Rhizome. Lifespan में. राइजोम में, हाँ लाइफ स्पैन में भी पड़ा था, सही बात है, राइजोम में भी पड़ा था। Yo-yo, ma'am. हाँ अब देखो, अच्छा बात बताओ, पाइनएप्पल जनरली तुमको मार्केट में मिल जाता है रेडियो पे कॉमनली, कॉमन है? Yes, ma'am. अरे Yes, कहाँ Yo-yo, रहते हो ma'am. तुम, कहाँ रहते हो तुम लोग, मेरे यहाँ तो कॉमन नहीं है, हमें तो ढूंढना पड़ता है पाइनएप्पल। सबके घरों के पास कॉमन है। Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. बस फिर मैं ये एग्जांपल नहीं दे सकती, तो खुद से याद कर लो, बनाना पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम मैं याद करा सकती हूँ कि जब तक मैं शक्कर पढ़ाती हूँ तब तक बच्चे रोने वाले हो जा रहे हैं, तो क्राई करने का मन तो कर ही जाता होगा ना, ये तो याद रहेगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले बैच के बच्चों के ना पेरेंट्स साथ बैठे हैं, कि बच्चे कम रिस्पॉन्स देते हैं। No, ma'am, ऐसी कोई बात नहीं है. No, ma'am. ये सात्विक तो ठीक था, ये दूसरे वाला बच्चा हंस के बोला है। शक है मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी पे। चलो ये क्वेश्चन लगाओ, फिर जाने दूंगी, बिना क्वेश्चन के नहीं जाने दूंगी। क्वेश्चन लगा दो ये बढ़िया से। मैम चैट बॉक्स में लिखिए आंसर. हाँ हाँ बेटा, चैट बॉक्स में लिखेगा, और कैसे चिट्ठी भेजेगा? माइक ऑन करके नहीं बोलना, सबको मौका देंगे ना। वेरी गुड, सात्विक का सबसे पहले आंसर आया। गुड वरुण, कृति, C. अंशिका, रितिका, पल्लवी, बहुत मारूंगी मैं तुझे। सी कौन थी ये? अभी फिर आंचल थी क्या? No, ma'am. वे सी, यू सी, चैट में लिख। चलो रुक जाओ, गुड, आता सबको। देखो करना कैसे क्वेश्चन ही बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो ऐसे क्वेश्चन में ना करेक्टली या नॉन करेक्टली लिखाओ, उसको हमेशा अंडरलाइन करना है, रूल है ये, नीट क्रैक करना है ना, तो ये रूल है, बांध लो। करेक्टली नॉट करेक्टली हमेशा अंडरलाइन करना है। तो देखो ऑफसेट वाटर हाइसेंथ में मिलता है, Yes, ma'am. Yo-yo, Yo-yo, ma'am. ma'am. करेक्ट। मैंने नीचे ऑप्शन देखा नहीं, देखे ना, मैं क्वेश्चन को ऊपर ही सॉल्व करूंगी, तो कभी भी नीचे ऑप्शन नहीं देखने, ऊपर सॉल्व करना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व हो सकता है, तभी आप एंट्रेंस क्रैक करते हो। देखो राइजोम में बनानास में दिखते हैं, Yo-yo, ma'am. Yo, Yes, ma'am. ma'am. Yo-yo, ma'am. बाइनरी फिजन सरगैज़म में पढ़ा था, No, No, ma'am. No, ma'am. बाइनरी फिजन किस में पढ़ा था? Amoeba. और Amoeba.
और पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, हाँ उसमें मल्टीपल फ्यूजन है, ठीक है। कॉनिडिया पेनिसिलियम में पढ़ा था। योयो मैम, Yo-yo. Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. अब देख आंसर सॉल्व कर लिया ना, अब पीछे जा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैट मतलब फॉल्स क्या है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ये है ना, तो डेफिनेटली मेरा आंसर यही है। कभी कभार ऊपर नीचे इतनी सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर गलत टिक हो जाता है, इसलिए हमेशा क्रॉस चेक करने की क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखो थर्ड का ऑप्शन सी, आंसर वुड बी सी। समझ आया कैसे करना है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और फिर चलने दूंगी, ये वाला, ये करके बताओ, तो मुझे डाउट है तुम्हें ये समझ आया या नहीं। ये कर दो फिर पक्का जाने दूंगी, प्रॉमिस। गुड सात्विक, गुड आंचल, ऋतिक, दीक्षित, साहिल, हर्ष, पल्लवी, कृतिका, अंशिका, हिमानी, अनमोल, वरुण, कृति, कृतिका, महक, राशि, डीडी, राशि 2 डी, सारिका, जागृति, गुड गुड गुड, सबने दिया आंसर। तो जेम्यूल वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है असेक्सुअल, जो आपको स्पेशली मिलते हैं स्पॉन्ज में, आंसर वुड बी डी, राइट। तो अब आप लोग इस प्रेजेंटेशन के बाकी के क्वेश्चन घर पे लगा सकते हो, ठीक है, लगा के आना कल, ओके। Yo-yo, ma'am. योयो मैम, कोई बच्चा जिसको कोई डाउट हो। Yo-yo, ma'am. No, ma'am. आरुषि, प्रीति, अल्पना, अपूर्वा, श्रुति, अक्षिता, महक, जागृति, सारिका, राशि, महक, कृतिका, कृति, गुड। अनामिका, अंशिका बोल। मैम जनरेटिव पार्ट कौन से होते हैं? जेनरेटिव पार्ट वो होते हैं जो जर्म सेल से ओरिजिनेट हुए होंगे, जो जर्म सेल है ना उसके लिए हम बोलेंगे। यस मैम। जर्म सेल बोले तो कौन सा सेल, एक सेकंड ये मैं बंद कर दूं नहीं तो, एग। हाँ स्पर्म एंड एग,